बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, आज पाकिस्तान में खबर आपकी नज़रों से गुजरी होगी जिसमें क्लेम किया गया है कि 50 से ज़ायद तहरीक इंसाफ के ऐसे सियासतदान हैं जिनका राब्ता था जनरल फैज़ हमीद के साथ। अंसार अब्बासी साहब की रिपोर्ट है जिसमें वो ये क्लेम कर रहे हैं कि 50 के करीब सियासतदानों से जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद राब्ते में थे, जिनसे बेशतर का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। अच्छा, अब उन्होंने ये नहीं बताया अपनी इस रिपोर्ट के अंदर कि जिन लोगों से ये राब्ते में थे, इस राब्ते की नौयत क्या है। ये अपनी रिटायरमेंट से पहले की बात है, रिटायरमेंट के बाद ये मामला सामने आया, या फिर वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं, ये उन लोगों से राब्ते में थे और ये इनकी तरफ से क्लेम किया जा रहा है। और फिर दूसरी तरफ उन्होंने ये भी एक बात कही कि बेशतर का ताल्लुक, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसी भी शख्सियात हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है और वो दीगर जमातों में आपको मिलेंगे। फिर उन्होंने एक और बात कही कि इमरान खान के साथ फैज़ हमीद के बिलवास्ता या बिला वास्ता रवाबित की तहकीकात जारी हैं। मालिक साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने कुछ लोगों से, ज़िम्मेदार लोगों से बात की और उनसे ये जो जनरल फैज़ हमीद वाला चैप्टर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर खुला हुआ है, इस पर कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल की। वो ये कहते हैं कि उनको पूरा एक तो प्रोसीजर बताया गया कि जैक ब्रांच क्या करती है, प्रोसिक्यूशन जिस तरह पाकिस्तान में केस की नौयत को जांचती है, उसी तरह जैक ब्रांच का ये किरदार होता है। और फिर सज़ा किस तरह की हो सकती है, सज़ा होगी और अगर सज़ा हो भी जाती है तो उसको माफ़ करने का इख्तियार आर्मी चीफ के पास है। ये तमाम बातें उन्होंने बड़ी डिटेल के साथ अपने प्रोग्राम में बताई। फिर एक और चीज़ वो ये कहते हैं कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसमें ये भी देखना होगा कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स इनके पास मौजूद तो नहीं थे जो इनके पास नहीं होने चाहिए, और ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास थे और आपका जो ओहदा है ये तकाजा करता है कि आप ये इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं देते और आपने अगर ये इन्फॉर्मेशन बाहर दी तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, तो उस तनाजुर में भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगाया गया है। तो अब ये डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको आपने देखना है इमरान खान के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के हवाले से। चूँकि दोनों खबरों में अगर आप मालिक साहब को सुने या फिर आप अंसार अब्बासी साहब की रिपोर्ट को देखें तो दोनों में कहीं पर ये नहीं कहा गया कि 9 मई में इमरान खान से वो राब्ते में थे। अंसार अब्बासी साहब की जो रिपोर्ट है इसमें भी ये कहा जा रहा है कि तहकीकात जारी हैं, और दूसरी तरफ मालिक साहब ने भी ये कहा कि 9 मई के जो शवाहिद हैं और जो उनको इस्टेब्लिश करना शायद बहुत मुश्किल होगा, कैटेगोरिकली मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो दो ऐसी गवाहियाँ जी आ गई हैं जिसके हवाले से ये बाकायदा तौर पे लिखा गया। आर्मी एक्ट के तहत जनरल फैज़ को रिटायरमेंट की तारीख से 5 साल तक अपनी जो सियासत है उसमें वो अपना किरदार अदा नहीं कर सकते और सियासी सरगर्मियों में शामिल नहीं होंगे। व्यूअर्स, आपको याद है कि इससे पहले ये पाबंदी ना 2 या 2.5 साल की गालबन थी, लेकिन 2023 में आर्मी एक्ट के अंदर तब्दीली की गई और इस पाबंदी को 2 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया। और एक बड़ा रीजनेबल सा टाइम है क्योंकि अगर आप एक इंतहाई अहम ओहदे पर हैं, बीइंग द डीजी ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस या फिर कोई और ओहदा, तो आप सियासत के अंदर अपना किरदार अदा नहीं कर सकते क्योंकि 5 सालों में तो पूरी की पूरी फॉर्मेशन चेंज हो जाती है ना। और फिर पाकिस्तान की जो एजेंसीज़ हैं या फिर जो हमारे सलामती के जो मैटर्स हैं वहाँ पर बहुत सारी तब्दीलियाँ आ चुकी होती हैं। तो इस तनाजुर में 5 साल का पीरियड जो है वो एक्सटेंड किया गया और इसको इस तनाजुर में जो है बढ़ा दिया गया। तो अब देखना ये भी होगा कि जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से तो आप कहते हैं कि वो सियासी सरगर्मियाँ नहीं। आपको याद होगा व्यूअर्स कि केस हाई कोर्ट के अंदर चला इस्लामाबाद में, और जो जावेद चौधरी साहब थे उनको भी नोटिस हुए, बाकी लोगों को भी हुए, और फिर एक वो साहब थे जिन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ एक कॉलम की शक्ल में लिखे और वो जनरल बाजवा के थे। तो जनरल बाजवा उनसे किस हैसियत पे बात कर रहे थे, बाद में उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी कि भाई मैंने नहीं ये बातें कही, तो वो केस कहाँ पर गया। तो चीज़ें इतनी सादा नहीं हैं हर लेवल के ऊपर, क्योंकि जब आप एहतसाब का नारा लगाते हैं तो फिर बहुत सारे लोगों का एहतसाब होना बनता है। मेरे लिए ये रिपोर्ट और जो बातें इसके अंदर लिखी गई हैं, अगर मैं इसे कंपेयर करूँ ना नून लीग की स्टेटमेंट से, तो कोई आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि जी साबिक DG ISI 9 मई के बाद इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद भी मुतादिद रवाबित के तवस्सुत से इमरान खान के साथ राब्ते में थे। इन रवाबित की नौयत बराह रास्त या बिलवास्ता तहकीकात की जा रही है। अब देखना ही होगा कि आपने मुलाकात की
اس میں اس ملاقات میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ نے حال چال پوچھا ہوگا، سر آپ کیسے ہیں، ٹھیک ہیں، میں یہاں خیریت سے ہوں اور آپ کی خیریت میں ایک مطلوب چاہتا ہوں. تو اس چیز کو اسٹیبلش کیا جائے گا کہ 9 مئی کی جو پلاننگ تھی کیا انہوں نے مل کر تو نہیں کی، اور اس تناظر میں اب انکوائری کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. لیکن آپ کو کہیں پر بھی فائنل ورڈکٹ جو ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا جو بات یہاں پر کی جا رہی ہے. میں جب خواجہ آصف کے بیانات کو دیکھتا ہوں اور اس رپورٹ کو دیکھتا ہوں تو مجھے تو اس میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. میں دانیال جو آپ کے طلال چودھری صاحب ہیں، اس کے علاوہ بیرسٹر دانیال ہیں، اب تو کافی ان میں 2-3 بیرسٹرز ایسے ہیں ایک جیسے نام ہیں ان کے، ان کی گفتگو کو آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ انہیں کسی نے سکرپٹ دیا اور کہا کہ جاؤ جا کر شروع ہو جاؤ. چونکہ ویورز یہ وہ لیڈرز ہیں، یہ وہ ٹیئر ہے نون لیگ کا جو اپنے سے کچھ نہیں کہتے، جو ان کو کہا جاتا ہے یہ وہی جا کر کہتے ہیں. خواجہ آصف نے جو باتیں کہی ہیں، فیض یاب اور فیض جو جاری تھا وہ بند ہو گیا اور دونوں کا یہ نیکسٹ ایئر ایک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہی باتیں اس رپورٹ کے اندر ہیں. تو یہ رپورٹ ایک طرح سے پولیٹیکل کہا جائے کہ چارج شیٹ ہے عمران خان کے خلاف. اس کا جواب جو ہے وہ آج بیرسٹر گوہر کی طرف سے آیا، اور یہ میرا خیال ہے کہ ہر پاکستانی کو اور تمام طاقتوں کو پاکستان کے اندر سوچنا چاہیے کہ اب ہر چیز نہ آ کر رک گئی ہے. آپ جسے ترقی کہہ رہے ہیں وہ ترقی نہیں ہے سر، وہ صرف وقت گزارنے کا ایک بہانہ ہے، طریقہ ہے. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ قرضہ لے کر آپ اس حکومت کو دھکا دیں گے تو پاکستان کو آپ اصل میں دھکا دے رہے ہیں، پاکستان کی سالمیت کو دھکا دے رہے ہیں، پاکستان کے اندر حالات کو دھکا دے رہے ہیں. لیکن پاکستان کی جو ترقی جو ہونی چاہیے آن اٹس اون کورس، اور جس کے پیچھے پالیسی، جس کے پیچھے لیڈرشپ، وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی. یہ صرف گیم آف تھرونز کا ایک اور سیزن پاکستان کے اندر چل پڑا ہے جس کا نقصان الٹیمیٹلی پاکستان کو ہو رہا ہے. آج جو مصطفیٰ نواز کھوکھر تھے انہوں نے ایک بات کہی کہ عمران خان کا کیس ملٹری کورٹ کی طرف ہمیں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس سے کیا اچیو آپ کریں گے؟ بھٹو کو پھانسی پر چڑھا کر آپ نے کیا اچیو کر لیا؟ آج 40 برس کے بعد عدالت کہتی ہے کہ غلط ہوا. عمران خان کے خلاف شواہد اگر موجود ہیں تو ان شواہد کو عدالتوں میں لایا جائے، لیکن وہ شواہد اور جس طرح سے آپ نے کیسز کا مذاق بنایا، نظام انصاف کا مذاق بنا لیا، یہ صرف ایک کنٹرول کرنے کے لیے، ایک مخصوص وقت کے لیے یہ ایک کوشش ہے. بیرسٹر گوہر یہ کہتے ہیں کہ فیض حمید کے ٹرائل سے پی ٹی آئی کا کوئی تعلق نہیں. بالکل ٹھیک ہے، پاکستان تحریک انصاف کا کیا لینا دینا، لیکن جہاں پر پی ٹی آئی کہتی ہے نا کہ یہ آپ کا انٹرنل معاملہ ہے، لیکن نون لیگ کہتی ہے کہ نہیں یہ انٹرنل معاملہ نہیں، یہ پی ٹی آئی کا معاملہ بھی ہے. تو سیاست اس کے اوپر کون کر رہا ہے؟ ان لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ان لوگوں کو ایسے بیانات دینے سے پہلے یہ سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کے اندر ایسی سٹیٹمنٹ سے آپ کی کرسی اور آپ کی مدت ملازمت میں تو اضافہ ہوگا. یہ مدت ملازمت کا لفظ میں نے خواجہ آصف کے لیے استعمال کیا، ان بیربلوں کے لیے استعمال کر رہا ہوں جو اس وقت ایوان میں آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن اس کا نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے. شیخ وقاص اکرم صاحب نے یہ کہا کہ فوج کو سیاست میں گھسیٹنے کی حکومتی کوششیں شرمناک اور قابل مذمت ہیں. عمران خان ضمیر کے قیدی ہیں. فیض حمید یا کسی بھی دوسرے شخص کے نام پر انہیں زیر اعتاب لانے کی ریاستی کوشش قوم کی نگاہوں میں کبھی قبول نہیں ہو سکتی. یہ غلطی مت کیجیے گا، چونکہ تاریخ سر آج تو آپ لوگوں کو پکڑیں گے، اٹھائیں گے، ماریں گے، سٹیٹمنٹس دلوائیں گے، رپورٹس ایسی آئیں گی، چاہے وہ انصار عباسی صاحب ہوں یا کوئی اور ہو جس کے ذریعے آپ لگائیں گے، لیکن تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی. مشرف کو معاف نہیں کیا، جنرل ضیاء کو معاف نہیں کیا، جنرل ایوب کو معاف نہیں کیا، جتنے بھی جنرلز آئے ان کو کسی نے بھی معاف نہیں کیا. کیا ان کے خاندان، اب عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف میں ان کا سے تعلق ہے، اپوزیشن لیڈر ہیں، ڈیفینڈ کر پاتے ہیں؟ کبھی بھی ڈیفینڈ نہیں کر پاتے. تو یہ وقت گزر جائے گا، یہ مشکل وقت ضرور ہے لیکن یہ گزر جائے گا. لیکن آپ کو پاکستان کے بارے میں سوچنا ہے، ہم رہیں نہ رہیں، یہ ملک رہے گا، یہ سرزمین رہے گی، اور آپ کی یہ پالیسیز کبھی نہیں رہیں گی. بیرسٹر گوہر نے آج قومی اسمبلی سے خطاب بھی کیا. میں یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں، جتنی بار میں نے بیرسٹر گوہر کا نام لیا آپ کے چہرے کے تاثرات ضرور بدلے ہوں گے. آپ کو اس نام سے اوبویسلی بہت سارے تحفظات ہیں. ان کا کردار سیاسی طور پر پاکستان کی عوام کے سامنے ہے، لیکن ان کا خطاب آج کیا تھا اور انہوں نے کیا باتیں کہی، یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک طرح سے لیڈ کر رہے ہیں میدان میں. بیرسٹر گوہر یہ کہتے ہیں، انہوں نے عمران خان کے حوالے سے کچھ باتیں کہی کہ 9 مئی کے ذمہ داران کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے.
बहुत हो गया 9 मई के मामले पर। अगर हुकूमत कमीशन नहीं बनाना चाहती तो इसे हकीकत की तरफ देखना चाहिए। पीटीआई एहतजाज के लिए जो लोग इस्लामाबाद में आए वो अमन थे, हमारे पास किसी किस्म का असलहा नहीं था। हमारा वोटर सपोर्टर पाकिस्तान में इमरान खान का रखवाला है, वो आम पाकिस्तानी शहरी हैं, उनके पास कोई गुरिल्ला फोर्स ट्रेनिंग या असलहा नहीं। तमाम वीडियोस देख लें, साबित हो जाएगा कि उनके पास वो बंदूकें नहीं थी जिनसे वहां से फायरिंग की गई। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आपने इसके ऊपर बहुत पर्दा डालने की कोशिश की, लेकिन बाहर की दुनिया पर्दा नहीं डाल रही। अल जजीरा की मुतादिद रिपोर्ट्स मौजूद है, CNN ने रिपोर्ट किया, RT ने रिपोर्ट किया, BBC ने रिपोर्ट किया। तो फिर इन तमाम इदारों को आप क्या कहेंगे? आप अगर ये समझते हैं कि ये जो कुछ डी चौक में हुआ इसे छुपा लिया जाएगा, तो सर ये कहानियां बोलेंगी, वक्त आने पर ये कहानियां खुद से आवाम की ज़ुबान पर होंगी और आप इसे रोक नहीं सकेंगे। कितनी देर लगेगी, ये भी वक्त जो है वो गुजर जाएगा। आज एक खबर पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से गर्दिश कर रही है और वो खबर ये है कि हुकूमती जो महाज के ऊपर तहरीक इंसाफ ने जो मुज़ाकराती कमेटी बनाई थी खान साहब की हिदायत के ऊपर, अब इसने काम शुरू कर दिया है। हामिद रज़ा साहब हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए वो ये कहते हैं कि बाकायदा एक दौर का आगाज़ होने जा रहा है। देखिए व्यूअर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब करना क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको एक माहौल ज़रूर बनाना पड़ेगा ताकि मुज़ाकरात का जो मामला है वो अगले लेवल पर जा सके, और आपको सिंसियरिटी शो करनी है। देखिए, रिसीविंग एंड पर तो तहरीक इंसाफ है ना, और पाकिस्तान की हुकूमत जो है उसे एक बड़ा जेस्चर देना होगा। पिछले 36 घंटों में 24 घंटों में कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं है जिससे ये माहौल जो है वो हमें साजगार नज़र आए। जब मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म ये कहेगा ना कि इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वालों के हाथ तोड़ दिए जाएंगे और उन्हें आहनी हाथों से निपटा जाएगा, ये तमाम बातें कही गई, तो फिर आप पीछे रह क्या जाता है। जब आप इमरान खान पर एक और केस बनाने का असूली फैसला करें कि सोशल मीडिया पर देखें जी क्या कुछ कर रहे थे और अब एक और केस बनेगा, तो फिर ये माहौल साजगार नहीं रहेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इनिशियली अपने मुतालबात रखने चाहिए कि अगर आप मुज़ाकरात में वाकई संजीदा हैं और मुज़ाकरात आगे होने चाहिए पाकिस्तान की खातिर और इस मुल्क की खातिर, तो हमें एक माहौल बनाना है। असीरान की रिहाई का अमल जो है वो उसे यकीनी बनाया जाए, और इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना बेहतरीन किरदार अदा कर सकती है। पिछले 1.5 वर्ष से जो एजाज चौधरी साहब हैं वो सेनेट पे नहीं आए, सेनेटर हैं, तो एजाज चौधरी साहब ने अब उनके वकील के तवस्सुस से ख़त लिखा है सेनेट के जो सेक्रेटरी हैं इनको, और इसमें चेयरमैन सेनेट को प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने का बाकायदा तौर पर उनसे एक दरख्वास्त जो है वो की गई है। कहा गया कि एजाज चौधरी सेनेट के मेंबर हैं जिनको 1.5 साल से सेनेट में पेश नहीं किया गया, और चेयरमैन सेनेट से तहरीक इंसाफ के लोगों की मुलाकात भी होगी। तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ये काम कर सकते हैं ताकि एक एतमाद का माहौल बने और इन्हें आने दिया जाए। सेनेट के अंदर आएंगे, चले जाएंगे, प्रोडक्शन ऑर्डर जो है वो जारी किए जाएं, तो ये माहौल बन सकता है। लेकिन अगर आपने माहौल नहीं बनाना, सियासत करनी है, तो आप 9 मई लेकर आएँ, आप जनरल फैज़ लेकर आएँ, आप पाकिस्तान के अंदर पूरी पीटीआई को बैन कर दें, आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए इमरान खान के ऊपर हमेशा के लिए पाबंदी लगवा दें, सुप्रीम कोर्ट से जाकर आप रेफरेंस दायर करवाएं और उसके ऊपर फैसले ले लें, मखसूस नशिस्तों पर फैसला ले लें। आइनी बेंचेस जो हैं वो इमरान खान को नाम को ही पाकिस्तान से जो है उसे बैन करवा दें, तो जो मर्ज़ी कर लें, फिर कुछ नहीं होगा। ये उस वक्त तक मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आप एक माहौल जो है पाकिस्तान के अंदर पैदा नहीं करेंगे, और तभी जाकर ये सियासी ब्रेक थ्रू जो है वो हमें उसकी तरफ जो है वो जाना चाहिए। अदरवाइज कोई मुझे सियासी ब्रेक थ्रू जो है नज़र नहीं आता। मुज़ाकरात का 1 दौर हो, 5 हो, 50,000 हो, ये उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फजलुर रहमान साहब ने भी ये बात कही है, और असद कैसर और उनकी मुलाकात हुई है, और फजलुर रहमान आज भी ऑब्वियसली ये सिविल नाफरमानी की तहरीक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खुलकर नहीं चल रहे। मदारिस बिल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी हमायत का ऐलान करती है। तो सर ये वो चीज़ें हैं जहाँ पर आपको अपने लिए स्पेस क्रिएट करनी है। फजलुर रहमान साहब इस वक्त एक कन्फ्रंटेशन मोड में जा चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस कन्फ्रंटेशन मोड का फ़ायदा कैसे उठाती है, ऑन बोर्ड कैसे आती है, ये बहुत ही अहम सवाल है जिसका जवाब असद कैसर पार्टी के बाकी लोगों को बैठकर तलाश करना है, और इस पर इमरान खान से हिदायत ली जाए कि हम अगर फजलुर रहमान
किसी एहतजाज की कॉल देते हैं या इस्लामाबाद की तरफ मार्च करते हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी उनके साथ जाना चाहिए। क्योंकि दूसरी तरफ से अगर आप ताहिर अशरफी साहब की बात सुनें तो वो ये कहते हैं कि अगर तुम हम तुम्हारे वजूद को मानने को तैयार हैं तो तुम्हें हमारा वजूद भी मानना होगा, ये बात उन्होंने कही है। तो ये एक डेवलपमेंट ऐसी हुई है क्योंकि अगर आप सियासी मंजरनामे को देखें जिसमें कौमी हुकूमत और बिलावल जरदारी को बड़ी कुर्सी पर बिठाने के लिए पूरी प्लानिंग की जा रही है, तो उस सिनेरियो के अंदर पीपल्स पार्टी भी इसी रास्ते पर चल पड़ी है। पीपल्स पार्टी भी एक तरह से धमकियां दे रही है और अब तो कमर ज़मान कायरा ने कहा कि वो दिन ऐसा ना है कि हम ये कहें कि आपको डेडलाइन देनी पड़ जाए और हुकूमत जो है वो घर चली जाए। और पीपल्स पार्टी ने इसके ऊपर अपना शदीद किस्म का रिएक्शन दिया है। वो ये कहते हैं कि हमारे से 26 मुतालबात हमारे साथ रखे गए, एग्जेक्टिव से मुतल्लिक, पॉलिसी साजी से मुतल्लिक, और किसी पर भी अमल नहीं किया गया। जब हम हुकूमत में आए थे तो हमने इनको कहा था कि आपको हमारे साथ बैठकर हमारे मुतालबात को पूरा करना होगा, तो हम आपके साथ हुकूमत बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन काफ़ी वक्त गुजर चुका, हमारे साथ जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हो रहे। और अब ये जो कमेटी बनाई है इसमें एक मौका दिया गया पीपल्स पार्टी, बिलावल जरदारी और इसहाक डार की जो मुलाकात हुई तो डार साहब ने कहा था कि जी आप एक मौका हमें दें और हम बैठ कर इसके पर जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस हवाले से हम नून लीग में बात करेंगे हुकूमत, और फिर आपको इसका बाकायदा जो है वो जवाब दे दिया जाएगा। तो फिर तहरीक इंसाफ के लिए दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो उन्हें करनी चाहिए। एक तो मुलाना, और मुलाना के साथ साथ जो दूसरी चीज़ है वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आपको जो गुफ्तगू है उसके दरवाजे खोलने चाहिए। और अगर आप घर में बैठे रहेंगे ना और कहेंगे कि मैंने इससे बात नहीं करनी, मैंने उससे बात नहीं करनी, तो ये याद रखिएगा अब माहौल वैसा नहीं है। स्ट्रेटेजी हालात को देखकर बनाई जाती है और बेहतरीन फैसला वही होता है जो हालात की नज़ाकत को देखते हुए किया जाए। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये बात सोचनी है कि वो बेहतरीन फ़ैसला असल में है क्या। मुज़ाकरात के लिए आपको आगे बढ़ना है क्योंकि अदालतें और फिर दूसरी तरफ ये जो मिलिट्री कोर्ट वाला मामला ये बड़ा ही ख़तरनाक है। अगर खुदा न खास्ता इमरान खान को 9 मई के मामलात के अंदर जो तमाम चीज़ें आप जब अटैच कर रहे हैं और जिस तरह से ताल्लुक़ जोड़ने की कोशिश की जा रही है, और अगर इसी सिलसिले में कहीं सज़ा हो गई तो फिर आप क्या करेंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने इस रवैये पर और अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी की ज़रूरत है। वर्ष मैं आपको ना एक और भी खबर इसी से जुड़ी हुई दे देता हूँ, और ये खबर आ रही है जिन्ना हाउस हमला केस है। 8 PTI कारकुनान बेगुनाह, हसन न्याजी की बहन मुजरिम करार। जज मंजर अली गुल ने जिन्ना हाउस हमला और जलाओ घराव के मुकदमे की समाअत की, जिसमें अदालत को बताया गया कि JIT ने तफ्तीश में खवातीन समेत 8 PTI कारकुनान को बेगुनाह करार दिया। बेगुनाह करार दिए गए अफराद के वकला ने जमानत की दरखास्तें वापस लेने की इस्तदा की, जिस पर अदालत ने जमानत की दरखास्तें वापस लेने की बुनियाद पर उन्हें निपटा दिया। इसके अलावा हसन न्याजी की बहन हाजरा न्याजी को गुनाहगार करार दिया, जबकि फातिमा हैदर, बीना जीशान और रुखसाना नवीद भी कसूरवार पाई। और हाजरा न्याजी समेत दीगर की अबूरी जमानत में 15 जनवरी तक तोसी जो है वो कर दी गई है, और ये इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत है। वो ये जो कहते थे ना कि इनके बच्चे कहाँ हैं, ये इनके बच्चे कुर्बानियाँ क्यों नहीं देते लोगों के बच्चों को, तो सर ये नहीं के बच्चे हैं ना, ये इमरान खान के ख़ानदान के बच्चे हैं जो इस वक्त कुर्बानी देते हुए आपको नज़र आएंगे। तो व्यूअर्स ये इस वक्त की एक सिचुएशन है जिसकी तफसील मैंने आपके सामने रखी, और पाकिस्तान की हुकूमत को अगर वाकई वो इमरान खान से मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं तो आपको एक माहौल बनाना पड़ेगा, अदरवाइज़ इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये आज की हमारी वीडियो थी। अगली वीडियो में शाम को आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।